तो ये क्लास समाप्त होने के बाद उसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। यूनिट नंबर सेकंड की पीडीएफ आप लोगों को मैंने भेज दिया है, लगभग 50% प्लस मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया है। आज मैं एक दूसरे फोल्डर से यूनिट नंबर सेकंड की पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा। जो भी सर फर्स्ट की भेज दीजिए पूरी। यूनिट फर्स्ट की भी पीडीएफ आप लोगों के पास गई है? मिल नहीं रहा है, खोजे बट मिला नहीं पूरा सर, एक साथ प्ले लिस्ट में पीडीएफ, वीडियो नहीं। पीडीएफ की ही बात मैं कर रहा था। चलो अच्छा कोई नहीं, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा टेलीग्राम पर, एक बार नाम बता दीजिएगा उसमें, और आप यूनिट नंबर फर्स्ट लिख दीजिएगा, मैं आपको इंडिविजुअल भेज दूंगा, है ना, क्योंकि उसमें ग्रुप में मैंने भेजा है ना। ठीक है सर। और देखिए यूनिट नंबर सेकंड की ये पीडीएफ जो है आपकी क्लास में आज जाएगी, और मैं बात कर रहा हूँ समाज का अध्ययन करने के उपागम पे, जहां हम लोग बात करेंगे आज संघर्ष कह लीजिए या द्वंदात्मक कह लीजिए, एक उपागम होता है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी पर आज का टॉपिक जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी पर हम लोग विचार विमर्श यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट तो आपको मैं ये लिख दूं कि ये संघर्ष का उपागम है, संघर्ष उपागम, ठीक है। इस संघर्ष के उपागम में यूजीसी नेट के पेपर में, एग्जाम में आप लोगों से ऑफलाइन जो 16 जून को एग्जाम है, एक प्रश्न आप सबसे हो सकता है पूछा जाए, है ना। तो संघर्ष उपागम का मतलब क्या है कि सामाजिक समस्याओं की जड़ें जो है ना, समाज की असमानताओं के कई रूपों में निहित होता है। सामाजिक समस्या, समझिएगा बात को, समाज में समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं की जड़ें जो हैं सामाजिक असमानताओं के रूप या कई रूपों में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है या निहित होता है, जो आधुनिक समाज की एक प्रकार की विशेषता दर्शाती है। जैसे असमानताएं, आपका सामाजिक वर्ग हो सकता है, नस्ल हो सकता है, जातीयता हो सकती है, जेंडर हो सकता है, यौन हो सकता है, उम्र पर आधारित हो सकता है। इस तरीके की प्रक्रिया में हम जो है संघर्ष के उपागम का नाम देखते हैं। देखिए संघर्ष के उपागम में अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है कि किस विद्वान का नाम आता है, तो बहुत ही फेमस पर्सन आप सबको पता है, नाम आता है कार्ल मार्क्स का, है ना। तो कार्ल मार्क्स का नाम आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अभी इसी में और भी विद्वान हैं, उनके भी नाम आएंगे, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो यही संघर्ष उपागम को समाजशास्त्र में ना दो विचारधाराओं पर आधारित है, दो विचारधाराओं पर यह समाजशास्त्र में बेस्ड है। एक तो संतुलनकारी, जिसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विचारधारा कहा जाता है। तो कोई क्रिया अगर संतुलन पर होता है, मतलब एक प्रकार से कोई जो असमानताएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो बेसिकली नाम मात्र पता चलने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है, जहां स्ट्रक्चर्स को रिलेट कराता है। तो इसलिए कहा गया कि एक संरचनात्मक विचारधारा है और दूसरा रेडिकल विचारधारा है। रेडिकल का मतलब होता है परिवर्तनवादी, अमूल परिवर्तनवादी उसको बोला जाता है। तो मैं नोट करूंगा यहां पर उपागम जो है सांस्कृतिक, यहां पर नोट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक, ठीक है। या आप यहां पे सांस्कृतिक के बजाय आप लिखिए समाजशास्त्र पर लिखिए, समाज शास्त्र में, ठीक है, दो विचारधाराएं हैं। पहला आपका इसमें आता है संरचनात्मक, है ना, हाँ लो, संरचनात्मक दूध होगा। और दूसरा आता है अमूल अमूल चूल परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी। ये एक दूसरी बेसिकली विचारधारा है, जिसको इसी का एक नाम और होता है, इसको बोला जाता है रेडिकल। इसको क्या बोला जाता है?
रेडिकल बोला जाता है। ठीक है, सर रेडिकल को तो जनरली उपचारवादी बात बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोलने जा रहा था। ये जो रेडिकल या अमूल परिवर्तनवादी है ना, इस प्रक्रिया में हम उपचार की ही कंडीशन को दर्शाते हैं, है ना, उपचार की कंडीशन को। अब देखिएगा कि यहाँ पे ये तो दो ऐसी विचारधारा है। पेपर में सवाल ये नहीं पूछेगा कि संरचनात्मक विचारधारा बताइए, रेडिकल विचारधारा बताइए, ये नहीं। हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के आधार पे उपागम जो है आपका संघर्ष का, वो कितने टाइप या कितनी विचारधाराओं में वर्गीकृत किया गया, तो आप दो बताइएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कुछ विद्वानों ने जो है इसी संघर्ष उपागम को अपने अपने शब्दों में परिभाषित भी किया है ना, इसी को अपने अपने शब्दों में। आप ऐसा भी कह सकते हो कि संघर्ष की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा जो है दी गई है। तो सबसे पहले एक नाम आता है इसके अंतर्गत, डेविस का नाम, किंग्सले डेविस, है ना। परिभाषा में ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन रूप का जो है, परिवर्तन रूप को ही संघर्ष कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा समझते होंगे आप लोग, प्रतिस्पर्धा जानते हैं आप लोग क्या होता है? सर कंपटीशन। कंपटीशन, बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन रूप को संघर्ष कहा जाता है। तो ये डेविस महोदय का स्टेटमेंट है इसके अंतर्गत। ठीक है, यहां पर आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा। संघर्ष की जो डेफिनेशन यहां पर रिप्रेजेंट की गई है कुछ इस तरीके से शब्दों में, तो प्लीज आप सभी लोग इस शब्दों को समझे रखिएगा, है ना। सवाल आ सकता है एग्जाम में, आप सबसे पूछा जा सकता है कि बताइए किसने प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन को संघर्ष कहा, तो नाम सीधा बताइएगा आप सभी लोग, किंग्सले डेविस का नाम। क्लियर रहेगा? बताइए एक बार। जी सर। ओके, उसके बाद तो सर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ग्रीन की भी आती है। देखिए, अगर ग्रीन का नाम मैं आपसे बात करूं, तो इन्होंने क्या बोला है, कहा है कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करना, रोकना तथा उसे बलपूर्वक रोकने का प्रयास करना। कीवर्ड बताता हूं, रोकने का प्रयास करना, बड़ा आसान है, प्रयास करना, ये एक इनकी डेफिनेशन है। देखिए, इनका कहना है कि जो संघर्ष है ना, दूसरे या दूसरों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करते हैं लोग, या रोकते हैं, या उसे बलपूर्वक रोकते हैं। सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी क्रियाओं में आप अवरोध डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे संघर्ष है, इस प्रक्रिया में नाम आता है किस विद्वान का? ग्रीन महोदय का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद एक नाम आता है कोजर, एक विद्वान है कोजर महोदय। मैं मेन विद्वानों की, लास्ट विद्वान, मेन जो विद्वान है उनके बारे में बात कर रहा हूं, कोजर। इन्होंने कहा कि स्थिति शक्ति और सीमित साधनों, शक्ति एवं सीमित साधनों, ठीक है, याद रखिएगा कि मूल्यों और अधिकारों के लिए, साधनों के मूल्यों एवं अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष, अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है, को ही
सामाजिक संघर्ष कहा जाता है। बस ये एक इनकी डेफिनेशन है कोजर महोदय की। ठीक है, हालांकि और भी विद्वानों के नाम आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे एक तो ग्रीन महोदय हो जाएंगे, दूसरा प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन का एक संघर्ष के रूप में बात करना वो डेविस हो जाएंगे, तीसरा एक मैंने आपको बता दिया अभी अभी कोजर का नाम। आपको बता दें एक और नाम मैकाइबर का नाम। मैकाइबर ने भी एक लाइन में एक परिभाषा देते हुए कहा था कि संघर्ष जो है ना सहयोग से क्रॉस पर काटती है ना। नाम आता है मैं। आवाज मेरी क्लियर है? आवाज स्पष्ट है? एक बार क्लियर करिएगा आवाज। सर ब्रेक ब्रेक जी सर, अच्छे से नहीं हो रही। ओके ओके ओके। संघर्ष से ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, अभी सही हो जाएगा, क्योंकि आज मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, दिल्ली में नेटवर्क इशू हो सकता है ना। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस पर काटता है, एक क्रॉस पर काटता है ना। बस ये हो गया संघर्ष। ये मैंने आपको संघर्ष के जो है बताए हैं आप लोगों की परिभाषा। अब हम बात करेंगे संघर्ष में, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ये तो मैं सेव करूंगा इस शॉर्ट नोट से जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, बाकी इसकी पीडीएफ ब्रॉड लेवल पर आपको मिलेगी ग्रुप में, यूनिट नंबर 2 में। उसके बाद देखिए संघर्ष के एक प्रकार होता है। संघर्ष के प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से संघर्ष के प्रकार के बारे में बताया है। जैसे अगर मैं कोजर की बात करता हूं, कोजर के साथ एक विद्वान थे सीमेल, है ना। तो इन्होंने बताया है कि एक वास्तविक होता है, एक अवास्तविक होता है। एक जो है वास्तविक होता है और दूसरा अवास्तविक होता है। ये दो टाइप का होता है सीमेल और कोजर के द्वारा। किंग्सले डेविस ने दो प्रकार के बताए हैं। डेविस महोदय ने क्या बोला है दो प्रकार का? किंग्सले डेविस आंशिक पूर्ण सर, आंशिक और पूर्ण। आंशिक व पहला, और दूसरा बताया इन्होंने पूर्ण। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अगर मैं इंडिविजुअल कोजर महोदय की बात करूं, इंडिविजुअल केवल, सीमेल का नाम नहीं रहेगा यहां पे, तो यथार्थवादी और अयथार्थवादी, ये दो टाइप में संघर्ष इन्होंने बताया यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके की जो है अगर मैं बात करता हूं तो संघर्ष बेसिकली हमें देखने को मिलता है प्रकार के रूप में, है ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी संघर्ष होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी संघर्ष होता है। किसने बोला है? मैकाइवर एंड पेज। हाँ, मैकाइवर एंड पेज, बिल्कुल। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष। अब सुनिएगा, अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि संघर्ष जो है बेसिकली दो विचारधाराओं पे है समाजशास्त्र में। आपने कहा कि संरचनात्मक होता है, दूसरा आपने बोला था रेडिकल होता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने डेफिनेशन को देखा तो वहां पे कहा कि संघर्ष जो होता है वो प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन का संघर्ष होता है। प्रतिस्पर्धा का नाम आएगा तो किसका नाम लगाओगे? डेविस का। किसका? डेविस का। फिर हम लोगों ने यहां पर देखा एक परिभाषा जो है ग्रीन महोदय का। मैंने कहा कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करना या रोकना या उसे बलपूर्वक रोकने का प्रयास करना भी एक प्रकार का संघर्ष कहलाता है। बिल्कुल बात सही है। फिर आपने देखा एक परिभाषा कोजर की कि कहा कि स्थिति यानी कंडीशन, स्थिति का मतलब कंडीशन होता है, पावर, अथॉरिटी, और जिसको आप कहते हो शक्ति, और सीमित साधनों के मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाला जो संघर्ष होता है वही सामाजिक संघर्ष होता है। यह आपने कोजर के देखा। तत्पश्चात आप लोगों ने यह भी देखा कि वास्तविक और अवास्तविक जो संघर्ष होता है दो टाइप का, वो कोजर के साथ सीमेल का नाम आता है तब।
और कोसर जब इंडिविजुअल के रूप में आते हैं तो यथार्थवादी और अयथार्थवादी का नाम आता है। यथार्थवादी और अयथार्थवादी का नाम भी देखने को मिल जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की प्रकार में है, और सोशल वर्क भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का पार्ट होता है ना। तो अलग अलग विद्वानों अलग अलग तरीके से जो है अपने विचारों को स्पष्ट भी किया है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप सभी लोग उनके विचारों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। अब देखिए, संघर्ष के इन्हीं प्रकारों में स्वरूप आता है कभी कभी, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि संघर्ष के स्वरूप, आप बोल सकते हो संघर्ष के स्वरूप। इसमें अगर मैं बात करूं तो नाम आता है गिलीन का। यहां नाम गिलीन एंड गिलीन इंपॉर्टेंट महोदय बन जाते हैं ये। तो इन्होंने कहा है कि एक होता है वैयक्तिक, ठीक है, अवैयक्तिक जी, अवैयक्तिक नहीं, दूसरा होता है प्रजाति, तीसरा होता है वर्ग, चौथा होता है राजनीति, और पांचवा होता है अंतरराष्ट्रीय। ये जो है ग्रीन और गिलीन के द्वारा 5 प्रकार के स्वरूप हैं, 5 प्रकार के स्वरूप हैं। ये बात आपको, हाँ, यहां पर ये चीजें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, संघर्ष की कुछ विशेषताएं होती हैं, संघर्ष की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे विशेषताओं के बाद मैं आगे बढ़ूंगा कुछ मेन पॉइंट को लेकर। अब समझिएगा कि कौन कौन सी विशेषताएं इसमें शामिल की गई हैं। विशेषताएं संघर्ष में, तो एक विशेषता इसके अंतर्गत आती है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया, अच्छा, सामाजिक प्रक्रिया जो विशेषता है ये किस रूप में है मैं आपको बता दूं। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इसके लिए ना 2 व्यक्तियों और समूहों का होना जरूरी होता है, या एक प्रमुख असहयोगी प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि समाज में जो संघर्ष है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि 2 व्यक्तियों और समूहों का होना उसी में संघर्ष होता है, उसी में संघर्ष होता है ना। बताइए, 2 व्यक्तियों और समूहों के बीच में ही संघर्ष होता है ना। यस सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। दूसरा एक संघर्ष इसमें आता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हिंसा या धमकी का प्रयोग। हिंसा या धमकी का प्रयोग, इस चीज को समझिए, क्योंकि पेपर में जो सवाल आने वाले हैं ये पॉइंट जो मैं नोट कर रहा हूं ये आने वाले हैं, लेकिन इसके अंतर्गत भी आप समझे रखिए क्या क्या चीजें होती है। संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष दूसरों के हितों का नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है और ऐसा करने की धमकी भी देता है। तो संघर्ष वहां पर भी है, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद संघर्ष में एक तीसरी विशेषता आती है वैयक्तिक प्रक्रिया। ये क्या है? वैयक्तिक प्रक्रिया। अच्छा, वैयक्तिक प्रक्रिया किस परिप्रेक्ष्य में समझिएगा इसे भी। संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया इसलिए क्योंकि जिसमें 2 व्यक्ति या समूह किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संघर्ष कर रहे हैं। जब एक समूह दूसरे से संघर्ष करता है तो यह प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित ना होकर समूह विशेष पर केंद्रित हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह वैयक्तिक प्रक्रिया का संघर्ष की एक विशेषता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, फिर से सुनिए। 2 व्यक्ति, सर आप से बोलिए। हाँ, 2 व्यक्ति, समझिएगा, 2 व्यक्ति या समूह किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संघर्ष करता है। 2 व्यक्ति हो या कोई ग्रुप हो या कोई समुदाय हो, तो वह किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर, ठीक है, संघर्ष करता है।
जब एक समूह, कोई एक ग्रुप है, दूसरे से संघर्ष करता है, बात सही है, दो अगर ग्रुप भी हैं तो एक दूसरे के वो संघर्ष करते हैं क्योंकि प्रतिद्वंदी के रूप में है वो, तो यह प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित ना होकर ये समूह विशेष पर केंद्रित हो जाता है। समूह विशेष का मतलब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन पर बात करने लगता है, तो वहां पर यह संघर्ष बन जाता है। ठीक है। और एक आता है आपका अनिरंतर प्रक्रिया। अनिरंतर प्रक्रिया, यहां पर ध्यान से सुनिएगा अनिरंतर प्रक्रिया को बारे में। देखिए, अनिरंतर होने वाली प्रक्रिया अर्थात संघर्ष निरंतर ना होकर रुक रुक कर होता है, इसका मतलब है कि अनिरंतर प्रक्रिया है। समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सदैव संघर्षरत नहीं रह सकता, उसे कुछ समय बाद पुनः अपनी शक्ति संचित करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं कि जो संघर्ष होता है वो एक अनिरंतर प्रक्रिया भी है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? जी सर। बिल्कुल होना भी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। और एक आपका इसमें आता है सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आप देखिए सार्वभौमिक किस रूप में, सार्वभौमिक प्रक्रिया किस रूप में? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है सामाजिक संघर्ष, क्योंकि प्रत्येक समाज में ना किसी रूप में पाई जाती है ये। क्या इस बात से आप सभी सहमत है कि प्रत्येक समाज में संघर्ष पाया जाता है? जी सर। यस सर। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप इस बात से पूर्णतः सहमत हो जाना चाहिए कि यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह सामाजिक जीवन को स्वाभाविक अभिव्यक्ति देता है, जो कि हर एक समाज में पाया जाना ही सार्वभौमिकता का रूप बनता है ना? तो इस तरीके से आप यहां पे कह सकते हो कि अनिरंतर प्रक्रिया है। ठीक है। नियमों का पालन ना किया जाना भी एक प्रकार से क्या है? प्रक्रिया है। यह भी एक संघर्ष की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है ना? अब देखिएगा, अभी अभी मैंने आप लोगों को ऊपर जिक्र भी किया कि द्वंदात्मक उपागम दो विचारधाराओं पर आधारित है। मैंने आपसे बताया कि एक होता है आपका संरचनात्मक, दूसरा होता है रेडिकल। फिर मैंने आपसे बताया कि संघर्ष जो होता है वो सहयोग से एक क्रॉस पर काटता है, और क्रॉस पर काटने का मतलब होगा मैकाइवर। और प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन के रूप में संघर्ष होता है, तो वो आपने कहा कि अभी डेविस। मैंने कहा था संघर्ष की प्रकार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में। अच्छा, आप बता सकते हो कि संघर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में कैसे, या मैं बता दूं? देखो, चलो सर मतभेद और मारपीट के रूप में होता है ना डायरेक्ट, तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है। और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को दबाना, डराना, धमकाना, ये अप्रत्यक्ष हो जाता है सर, जो मैकाइवर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया शाबाश। तो बहुत अच्छा। जैसे संघर्ष बेसिकली क्या है कि जब, सिंपल बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि जब दो पक्षों में आमने सामने में होने वाला संघर्ष, आमने सामने वाला जो संघर्ष होता है, तो इस प्रकार के संघर्ष को प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे आपने भी रिलेट कराया कि लड़ाई झगड़े, दंगे, सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे इत्यादि प्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण माने जाते हैं। अप्रत्यक्ष वो होते हैं जहां व्यक्ति के संघर्ष में समूह में आमने सामने ना होकर, बल्कि अप्रत्यक्ष के रूप में हो, एक दूसरे से संघर्ष हो रहा है। आप एक भी कह सकते हो घृणा के रूप में, शत्रुता के रूप में, अविश्वास के रूप में, तो वह बेसिकली युद्ध भी कह सकते हो अप्रत्यक्ष। असीमित प्रतिस्पर्धा का शीत युद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष का ही उदाहरण माना जाता है। परंतु जैसे अभी आपने देखा युद्ध चल रहा था रशिया और कौन सा ना, एक काफी लंबा चला था, यूक्रेन। तो वह एक अप्रत्यक्ष का, हाँ, अप्रत्यक्ष का पार्ट बन जाएगा। किंग्सले डेविस ने कहा आंशिक, यानी आंशिक का मतलब कम मात्रा में पाया जाने वाला संघर्ष, दो समूहों के लक्ष्यों के बारे में
जो होता है सहमति, उन सहमति के परिप्रेक्ष्य में एक थोड़े के रूप में मतभेद को दर्शाया गया, आंशिक। और जब आप कोई बात ना पूर्णता के रूप में दर्शाते हो, तो वह कहने का मतलब यह हुआ कि संघर्षरत समूह में ना हो और उद्देश्य या लक्ष्यों के बारे में और ना ही इसे प्राप्त करने की सहमति पर, उद्देश्यों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन, ऐसी स्थिति बल प्रयोग द्वारा अगर कोई चीजें हो रही है, उसकी धमकी वगैरह चीजें दर्शाई जा रही है, तो वो पूर्ण संघर्ष का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को उनके बारे में जिक्र किया था अभी। अब बात करेंगे संघर्ष के कुछ कारण होते हैं। संघर्ष के कुछ कारण होते हैं, संघर्ष के कारण, और ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद संघर्ष आपका फिनिश हो जाएगा। संघर्ष के कारण समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। देखिए, ग्रीन और ग्लीन एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने 4 श्रेणियों में विभाजित किया था संघर्ष के कारण को लेकर। एक, इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता, दूसरा इन्होंने बताया सांस्कृतिक विभिन्नता, तीसरा इन्होंने बताया सांस्कृतिक हो गया ना, तीसरा इन्होंने बताया सामाजिक परिवर्तन, और एक इन्होंने बताया था परस्पर विरोधी हितों को लेकर, यानी स्वार्थों का टकराव। स्वार्थों का टकराव मैं एक एक लाइन में समझा देता हूं, समझिएगा। संघर्ष के कारण बेसिकली होता क्या है ये कि व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं व्यक्तिगत संघर्ष और सामूहिक संघर्ष को जन्म दे देती है। तो व्यक्तिगत एटीट्यूड, मूल्यों का जो मूल्य है, जो उसकी वैल्यूज हैं, उसके आदत, क्षमता, दृष्टिकोण और स्वभाव में अंतर अनेक परिस्थितियों में संघर्ष का कारण बन जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि यह व्यक्तिगत भिन्नता का रीजन है ना भाई, जाहिर सी बात है। व्यक्तिगत संघर्ष सामूहिक संघर्ष को जन्म देती है व्यक्तिगत भिन्नता, है ना। सबके अलग अलग विचार हैं, सबके अलग अलग एटीट्यूड है, सबके अलग अलग भावनाएं हैं, तो उसकी वजह से भी संघर्ष होता है। एक होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक भिन्नताओं का संबंध विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों में पाए जाने वाला अंतर है। संस्कृति के आधार पर भी राष्ट्रों में श्रेष्ठता या भिन्नता का भावना पाई जाती है। देखिए, विभिन्न प्रजाति या जाति या वर्ग या राष्ट्रों में सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर भी संघर्ष पैदा होता है ना भाई। फलाने की जाति में क्या हो रहा है, फलाने के वर्ग में क्या हो रहा है, महिला वर्ग पुरुष वर्ग को लेकर भी भिन्नताएं आती थी, ये भी एक प्रकार का संघर्ष का पार्ट होता है। यहां से भी संघर्ष बन सकता है। सामाजिक परिवर्तन, देखिए किसी भी समाज में विभिन्न समूहों में परिवर्तन एक समान गति से नहीं होता है। आप सोचो कि समाज में परिवर्तन समान गति से हो तो यह कहना उचित नहीं होगा। अगर एक समूह परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकृत हो जाता है तो दूसरा पीछे रह जाता है, तो उनमें मूल्यों को लेकर ना संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो विभिन्न पीढ़ियों में पाए जाने वाला संघर्ष भी सामाजिक परिवर्तन की ही देन मानी जाती थी। तो इस कंडीशन को भी दर्शा दिया जाता है यहाँ पे। एक होता है स्वार्थों का टकराव, आप कह सकते हो परस्पर विरोधी का भी टकराव, बात दोनों एक ही है। तो इसमें व्यक्तिक, सामूहिक, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय किसी भी स्तर पर हो सकता है। ये पूंजीपतियों और श्रमिकों में पाए जाने वाला संघर्ष का प्रमुख कारण जो होता है ना, वो परस्पर विरोधी हितों का पाया जाना होता है या स्वार्थों का पाया जाना। आप कहोगे भैया मेरी सैलरी बढ़ाओ, अब नहीं बढ़ा रहा है, वो तो संघर्ष हो गया मालिक और आप में, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में ये दर्शाया जाता है संघर्ष का कारण। अब देखिएगा एक पॉइंट, संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष का सिद्धांत में अगर किसी का नाम आता है सबसे और सर्वोच्च में, शीर्ष पर, तो नाम किसका आता है? कार्ल मार्क्स सर। कार्ल मार्क्स का। परीक्षा में कई बार आ चुका है, आप इसे याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा मत।
मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत सिंपल बताता है, या द्वंदात्मक सिद्धांत कह लो, या संघर्ष का सिद्धांत कह लो, या वर्ग सिद्धांत कह लो, बात दोनों जो है एक ही है इसके अंतर्गत। तो इसने वर्ग पदानुक्रम के भीतर एक व्यक्ति की स्थिति उत्पादन प्रक्रिया में उसकी भूमिका को निर्धारित किया इन्होंने। मार्क्स ने बताया कि पुराने समाज के अंत, पुराने समाज का अंत और नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष, नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष है ना, संघर्ष। इस कंडीशन में ये चीजें हमें देखने को मिलती है कार्ल मार्क्स का, है ना। अब कार्ल मार्क्स ने इसी में समाज को बेसिकली इसी ने 3 उपसमूह में बांट दिया। 3 उपसमूह में बांटा है। बहुत कम लोगों को पता है 3 उपसमूह कौन कौन से हैं। एक आता है इसमें किराएदार, दूसरा आता है इसमें पूंजीवाद, तीसरा इसमें आता है श्रमिक। क्या आता है? श्रमिक। ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया था। देखो, किराएदार ये एक प्रकार का पूंजीवाद है मार्क्सवादी का। परीक्षा में अगर आपसे ये सवाल बन जाए, कह दिया जाए कि रेटियर कैपिटलिज्म या आप पूंजीवाद की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा आया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बता दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स का नाम यहां पर आएगा, है ना। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने ये क्रिया जो दर्शाई, इसके अंतर्गत कहा कि पूंजीपति और किराएदार शब्दों को एक साथ रखकर यह तर्क दिया कि एक किराएदार अपने मुनाफे को खत्म कर देता है, जबकि एक पूंजीपति को प्रतिस्पर्धा में जीवित रहने के लिए अधिकांश अधिशेष मूल्य को फिर से निवेश करने के लिए मजबूर करना पड़ता है, या एक प्रकार से उसको मजबूर कर देता है कि आप निवेश करो इस कंडीशन में, है ना। तो मेरे कहने का भाव यह है कि किराएदार और पूंजीपति शब्द एक साथ रख सकते हैं आप लोग, और रखा भी, लेकिन अगर उपसमूह में डिवाइड हो तो आप किराएदार का यहां पर दर्शाइएगा, है ना। और पूंजीपति को एक साथ रखकर इसने तर्क दिया, कहा कि किराएदार अपने मुनाफे को खत्म कर देता है, बेनिफिट को, जबकि अगर मैं बात करूं पूंजीपति को प्रतिस्पर्धा में जीवित रहने के लिए अधिकांश अधिशेष मूल्यों को फिर से निवेश करने की जो स्थिति होती है, उस कंडीशन में उसको मजबूर कर देता है। यह भूमिका देखने को मिलती है। आप ऐसे भी कह सकते थे कि पूंजीवाद जो एक शब्द है, जहां पूंजीपतियों या स्वामित्वों का नियंत्रण होता है, उस कंडीशन में भी यह शब्द रिलेट होता है, और ये अपने तरीके से जो है अपनी भूमिका निभाते हैं, है ना, अपने तरीके से, है ना। और उसके बाद एक श्रमिक होता है। तो श्रमिक जो होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो भी एक्शन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो वहां पर भी एक संघर्ष बन जाएगा। तो ये भूमिका बेसिकली हमें कार्ल मार्क्स के द्वारा देखने को मिल जाती है। ये बात स्पष्ट है तो एक बार क्लियर करिएगा। जी सर। सर, ये किराएदार वाला नहीं क्लियर हुआ है। पूंजीवाद वाला तो समझ आ गया कि वहां पे निवेश करने के लिए वो अपने फायदे को नहीं, देखो मैं बताऊं आपको मैं बताता हूं, समझ लीजिए। किराएदार वाला बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, किराएदार बेसिकली क्या कहता है कि समाज में बेसिकली वो संघर्ष की प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता, वो अपने बेनिफिट और मुनाफे को लेकर बातचीत नहीं करना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के दौरान में कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो लोग किराए पे रहते थे, जब लोग प्लान कर रहे थे तो उस समय कुछ लोगों ने अपने किराएदारों से पैसे भी नहीं लिए थे, है ना।
जी सर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो किराएदार एक ऐसा शब्द रिलेट हुआ यहाँ पे कि कहा कि मुनाफे को खत्म कर देता है ये किराएदार। इसमें ना तो श्रमिक लाभ चाह रहा है, या आप ये कहिए कि जो किराएदार है वो अपना लाभ नहीं चाह रहा है, और ना ही जिसका मकान है, जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड जिसको बोलते हो, और वो भी बेनिफिट नहीं लेना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में किराएदार एक ऐसा शब्द है जो रिलेट करता है कि यहां पे ये संघर्ष नहीं, संघर्ष को खत्म करने वाला शब्द है। बाकी जो ये दो उप समूह और है जहां पे पूंजीवाद है, श्रमिक है, ये स्वतः अपने हित की बात करने लगते हैं, तो यहां पर कंडीशन बन जाती है संघर्ष की। अब बात समझ में आई? जी सर, आपके बोलने का मतलब है कि वो अपने हित पे बात नहीं करता है। हाँ, देखो हाँ। मार्क्स के तो दो ही मानदंड है ना, मानदंड तो दो ही हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि किराएदार बहुत कम लोगों को पता है, रेटियर पूंजीवाद मैंने बताया बहुत कम लोग, तो इसीलिए मैंने कहा। बाकी तो दो लोग तो जानते ही हो आप लोग कि एक वर्ग जो दूसरे से अलग करता है, जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, उसको पूंजीवाद कहा गया। दूसरा जो श्रम की शक्ति पर नियंत्रण है, जहां श्रमिक लोग अपने हितों की बात करने लगते हैं। सर्वहारा वर्ग के पास उत्पादन का कोई साधन, दूसरों की श्रम शक्ति खरीदने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि वे अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। तो उस कंडीशन में ये चीजें देखने को हमें मिलती है। तो यहां पर वो नाम हमें कार्ल मार्क्स महोदय का नाम देखने को मिल जाता है इस कंडीशन में, है ना। तो ये चीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? सर हीगल। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हीगल के विचार से प्रभावित था, ये बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है। सर एक वो स्टेटमेंट है ना हीगल का जो था, वो सर के बल खड़ा हुआ था, मार्क्स कहता है मैंने उसे पैरों के बल ये खड़ा देखो, किया है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो उन्होंने बेसिकली हीगल की विचारधाराओं, अलग अलग कॉन्सेप्ट, जहां आधुनिक राज्य की वास्तविकताओं के लिए एक मजबूत सार्वजनिक अथॉरिटी या प्राधिकरण के साथ साथ एक स्वतंत्र और अप्रतिबंधित आबादी की आवश्यकता होती है, उस कंडीशन में हीगल का नाम देखने को मिलता है ना। ठीक है, तो ये वही विद्वान है, जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक हीगल महोदय, बड़े ही फेमस है। और समाजशास्त्र अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे ये चीजें जिस तरीके से आपने कहा कि सिर के बल खड़ा करने के परिप्रेक्ष्य में, उसी कंडीशन में इनका कॉन्सेप्ट भी वहां पे मिल जाता है। लेकिन यूजीसी नेट में ऐसा सोशल वर्क में नहीं मिलने वाला है। मार्क्स ने अपनी साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। बताइए, साम्यवादी घोषणा, परीक्षा में सवाल बनता है, साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को क्या करने की बात किया है? सर खत्म करने की बात। हाँ, समाप्त करने की बात। बहुत बढ़िया, समाप्त करने की बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी सवाल पेपर में आ चुका है। कार्ल मार्क्स ने विश्व में अशांति और असंतोष के कारण गरीबों और अमीरों के मध्य में क्या होता है? विश्व में अगर अशांति और असंतोष है तो अशांति और असंतोष के कारण बता सकते हो क्या होता है? संघर्ष पैदा होता है। संघर्ष होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, के कारण वर्ग संघर्ष होता है, के कारण वर्ग संघर्ष पैदा होता है, ये होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने इस तरीके की चीजों को लेकर अपनी प्रक्रियाओं में बातचीत किया है ना। पर्सन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भूलना नहीं चाहिए, है ना। और मैंने इनके बारे में कुछ मेन कॉन्सेप्ट भी बता देना चाहता हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है इस बार जून 2024 16 जून को एक प्रश्न आपको मिल जाए यहां से, वो पॉइंट भी नोट कर लीजिए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उम्मीद है, अच्छा मैंने आपको शायद एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूं सर, बुक्स तो लिखवा दी आपने। अच्छा, लिखवा दिया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में। हो सकता है कुछ बच्चे नए हैं, एक बार उनको भी देख लेने दो, आपका रिवीजन हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स के साथ एक विद्वान और आते हैं, उनका क्या नाम है? फ्रेडरिक एंगल्स। क्या बात है, शाबाश।
19 बोलिए बोलिए एज 1940 48 48 शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। 19 सर, 19 नहीं होगा सर, 80 80 होगा सर, 80 ओके ओके 80 ओके 80 ओके 48 ओके ओके। चलिए चलिए, इस तरीके से आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहिएगा, है ना। बहुत बढ़िया, 80 होगा, लेकिन बेसिकली मेरा ज्यादातर वर्ष जो हम लोग पढ़ते हैं वो 19 वाला ही पढ़ते हैं, वो रिदम बना रहता है, इसलिए मैं जी लिख सर, देता हूँ। कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन नहीं कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे 18 आप थोड़ा मुझे हाँ सर 1848 कैपिटल एक किताब आई। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ दास कैपिटल, इसको दास कैपिटल बोलते हैं, मैं दास कैपिटल लिखता हूँ, दास कैपिटल, है ना। और ये जो फर्स्ट किताब थी कब आई थी, सबसे पहली किताब बताइए। 1867 क्या बात है क्या बात है भाई, 1867, ठीक है बहुत बढ़िया। 1867 में 14 सितंबर 1867 में पहली बार यह किताब जो है प्रकाशित की गई थी। बहुत बढ़िया, दास कैपिटल। और इसके कितने खंड हैं, इसके 3 खंड हैं। कितने खंड हैं इसके, 3 खंड हैं। ये बात भी आप लोगों को इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपसे पूछूं कि अगर अभी तक जो परीक्षा में हम लोगों से सवाल भी देखने को मिला था, दास कैपिटल को लेकर ही मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो ज्यादातर सवाल जो मिले हैं आपको वो पहले ही वॉल्यूम से हमें देखने को मिले हैं। दास कैपिटल में पहले ही कॉन्सेप्ट से देखने को मिला है, 1867 के नाम से ही, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे दूसरा पूछ लेता हूं, फिर भी हम नोट करेंगे दूसरा, तो क्या आप बताना उचित समझेंगे, बताइए। दूसरा 1885। अरे वाह क्या बात है। अच्छा, अगर तीसरा अगर मैं आपसे कहता हूं तो तीसरा 1890। 1894। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। ये 3 कैपिटल, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, पहली वाली है। फर्स्ट। कौन सी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट। फर्स्ट, वेरी गुड। ये आपको ध्यान रखना दास कैपिटल के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत। सर आपने जो आफ्टरनून में एक बुक लिखवाई थी ना, जो लिविस जूनियर का बोल के लिखवाया था आपने ना, कौन सा वो जूनियर, मर्टन का बुक था, अरे भाई कौन से सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर सर। मैंने उसी का तो नाम लिखा है, STSS। हाँ जी वो मर्टन का करके था। आप मेरे को, मैंने सोचा किसी और राइटर का नाम है वो। नहीं मर्टन ही मैंने लिखवाया है, स्ट्रक्चर थ्योरी करके। ओके सर, मर्टन ही लिखवाया है। मर्टन ही लिखवाया, मुझे याद है भाई, ये किताब में थोड़ी इसका नाम भूल जाऊंगा इसका। हाँ सर, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो आपने भी बताया था। सर दास कैपिटल किसकी किताब है सर? कौन सा, STTSS? जी सर। दास कैपिटल नहीं, दास कैपिटल कोई सर मुझसे मार्क्स की है दास कैपिटल। दास कैपिटल पूछ रहे हो तो कार्ल मार्क्स की। सर थोड़ा तेज बोलिए, आवाज स्लो आ रही है आपकी। जी सर, है ना। ना तो दास कैपिटल है। एक किताब और लिखिए, मैं लिख रहा था, द पॉवर्टी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में आया हुआ सवाल है, कार्ल मार्क्स की है, 1847। बस ये हो गया कार्ल सर। मार्क्स। द होली फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। हाँ द होली फैमिली भी आती है परीक्षा में, लेकिन ये द होली फैमिली सोशल वर्क में नहीं आई है, आई है वो उसमें सोशल वर्क के यूपीएससी में, यूपीपीएससी में। तो आप लिख लीजिए द होली फैमिली। (1844) 5 सर। नहीं यार, 44 होगा। 44 है। 44 हाँ ठीक है, 44 ठीक है। क्लियर हो गया है तो फिर बताइए, फिर मैं आगे डोरेंडॉर्फ के बारे में बात करने वाला हूं, प्लीज। जी सर, हो गया। चलिए, यहां आपका संघर्ष में कार्ल मार्क्स महोदय गए, यानी उनका टॉपिक आपका पूरा टोटल मैंने समाप्त कर दिया। उतना पढ़ लीजिए, उसमें से आपका जरूर अगर पेपर में पूछा भी जाए ना तो उन्हीं में से आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए, डोरेंडॉर्फ ऑप्शन में आता है, ये है ना, ये बंदा जो है
ऑप्शन में आता है। मैं आपको इसके नीचे नोट कर देता हूं, पूरा नाम क्या है इसका, रॉल्फ डेरन डॉर्फ, ये नाम है इसका। देखिए, संघर्ष के सिद्धांत, संघर्ष के सिद्धांत में मूलतः सत्ता के संबंधों, सत्ता का मतलब अधिकार होता है, सत्ता के संबंधों पर आधारित है। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? जी सर। हाँ, तो यहाँ मेरा कहने का भाव ये है कि सर यहाँ सत्ता का मतलब अधिकार थोड़ा होगा, सत्ता का यहाँ का मतलब होगा पावर सर, शक्ति। देखो, वही अधिकार ही पावर को मैं रिलेट कराता हूँ, अथॉरिटी, पावर, सत्ता, ये सब नहीं सर, जो आप बोल रहे हैं अधिकार सर, वो राइट हो जाएगा, वो पॉजिटिव सेंस में जाता है। ये सत्ता नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में जाता है ना सर। एक्चुअली क्या है, ये डेरन डॉर्फ ने बताया था, सत्ता के आधारित पे बताया है कि सर पॉलिटिकल पावर में अच्छा, जिसके बाद जिस हिसाब से सत्ता रहता है, अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए, चाहे आगे उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने जी जान लगाता है। नहीं, सही आप बता रहे हैं। देखो, मैं बता दूं आपको एक चीज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा सभी लोग, आपका विचार भी सत्य है। देखो, मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि जो सत्ता है, सत्ता एक शक्ति को रिलेट करती है, पावर को रिलेट करती है, इस बात से आप सभी लोग जानते हैं, ये बात आप अच्छे से आपको मालूम है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पावर, अथॉरिटी, जो है इंटिटी, गवर्नमेंट, ऐसी जो शब्द आते हैं वो कहीं ना कहीं इसको रिलेट कराते हैं सत्ता को, है ना। तो सत्ता देखो, मानव की सत्ता भी दर्शाएगी, सामाजिक सत्ता को भी बातचीत करेगी, सत्ता की बागडोर की भी बात करेगी, यानी प्रभु सत्ता की बात भी होगी इसके अंतर्गत, अधिकार प्रभुत्व की भी बात होगी इसके अंतर्गत। तो सत्ता के अधिकारों पर आधारित, तो यानी प्रत्येक सामाजिक संगठन का अभिन्न भाग होने के नाते यहां आपको अथॉरिटी भी आपकी शामिल रहेगी सर, अधिकार को भी मेंशन किया जाएगा, लेकिन प्रश्न के पैटर्न पे बोलेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि शक्ति को लेकर, जी जैसे सर अभी जैसे गवर्नमेंट जो ऊपर सत्ता में बैठी है, तो वो भी एक सत्ता है ना, उसके पास बिल्कुल पावर है, सत्ता है, वही पावर की बात मैं आपसे कहूं। जैसे मैं आप लोगों से कभी कभी क्या कहता हूं कि सत्ता का मीनिंग बेसिकली कभी कभी अधिकारों में भी आ जाता है, प्राधिकार में भी आ जाता है। लेकिन अगर आप, चलो कोई बात नहीं, कोई नो डाउट, आप सत्ता में शक्ति कहो, आप ध्यान में रखिए। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि सत्ता ना संरचना, सत्ता संरचना प्रत्येक सामाजिक संगठन का एक अभिन्न होता है, अभिन्न भाग होता है। अनिवार्य रूप से अगर मैं आप लोगों से इसके अंतर्गत बात करता हूं तो स्वार्थ समूह को संगठित करती है, और इस प्रकार, या आप ये कह लीजिए कि जब संगठित करती है तो उन्हें निश्चित स्वरूप प्रदान करती है, और इसी रूप में संघर्ष की संभावना को भी जन्म देती है ना। तो समाज में सत्ता का बंटवारा समान नहीं होता है, इसलिए संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और अपने लिए अधिकार जो है, अधिकाधिक सत्ता प्राप्त करना स्वयं में ही सम्मानजनक होता है। सम्मान में अगर मैं बात करूं तो स्वयं अपने लिए अगर मैं बात करता हूं तो अधिकाधिक सत्ता प्राप्त करना स्वयं में ही सम्मानजनक होता है, और सत्ता के आधार पर ही यह निश्चित होता है कि औरों के साथ उसका संबंध कैसा होगा, है ना। जो सत्ता प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं ना, वे उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जिनके पास सत्ता है वे उसे बनाए रखने के लिए जी जान से कोशिश करते हैं, और इसी से टकराव और संघर्ष की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, यहीं से ही। तो इनका एक विचार था डेरन डॉर्फ का कि संरचना में होने वाले परिवर्तन के, संरचना में होने वाले परिवर्तन के, ठीक है, विभिन्न ढंग वर्ग संघर्ष के विभिन्न ढंगों के साथ साथ बदलते रहते हैं। वर्ग संघर्ष जितना तीव्र और प्रचंड होगा उतना ही अमूल परिवर्तन घटित होगा। वर्ग संघर्ष जितना अधिक हिंसात्मक होगा,
संरचना में उसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन भी उतना ही आकस्मिक होगा। इस क्रियाओं में जिक्र करते हैं डॉरेनडॉर्फ महोदय, रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ महोदय, है ना। बड़ा फेमस पर्सन है ये, है ना। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप लोग अवश्य ध्यान में रखें। बात समझ में आ रही कि नहीं, बताइए एक बार प्लीज। जी सर। सत्ता, आप केवल इसमें सत्ता का नाम अगर याद रखेंगे ना तो आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। सत्ता का नाम आप अगर याद रख रहे हैं तो आप सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने औद्योगिक समाज में वर्ग और संघर्ष के बारे में बताया था। कौन? डॉरेनडॉर्फ ने क्या बताया था? समाज में वर्ग और संघर्ष, सॉरी आधुनिक औद्योगिक था ना सर, औद्योगिक समाज में। हाँ, औद्योगिक समाज में, एमपीपीएससी का सवाल है ये। औद्योगिक समाज में वर्ग और संघर्ष कब आया? 1959 में आया, है ना। समाज के सिद्धांत में निबंध लिखा था इन्होंने। कब? समाज के सिद्धांत में निबंध लिखा था। कब? 1968। 1968। राजनीतिज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ महोदय, है ना। फेमस पर्सन। मैं चाहूंगा कि इनका नाम आप प्लीज ध्यान में रखेंगे इनके बारे में। और ये जाने जाते हैं, जानते हैं किस रूप में? सत्ता संबंधों के आधार पर वर्ग संघर्ष की नई परिभाषा अगर कोई प्रदान किया है तो रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ ने किया है। फिर से रिपीट करूंगा, सत्ता संबंधों के आधार पर वर्ग संघर्ष की नई परिभाषा किसी ने अगर प्रदान किया है तो रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ ने प्रदान किया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर रहेगा? बताइए। जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाम आता है कोजर। कोजर का अगर हम बात करते हैं संघर्ष के सिद्धांत में, तो मैंने आपको बताया है ना, बड़ा थोड़ा सा ये पर्सन जो है कोजर महोदय कि मैं मेन चीजें आप लोगों को बताना उचित समझूंगा कोजर के बारे में। फिर आपका एक कॉलिंस के बारे में बता के फिनिश कर दूंगा। आज की क्लास में ये समाप्त हो जाएगा संघर्ष। नाम एक आता है कोजर। अच्छा, नाम सुना आप लोगों ने कोजर का? जी सर, आप ही नहीं बताया था। जी सर। देखिए, कोजर ने संघर्ष का प्रकारवाद दिया है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने आपको अभी अभी इसके दो प्रकार बताए हैं। क्या बता सकते हो मैंने दो प्रकार कौन से बताए थे कोजर के? संगठनात्मक, यथार्थवाद, यथार्थवादी और यथार्थवादी। बिल्कुल, एक मैंने बताया था यथार्थवादी और एक मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत ही अयथार्थवादी, है ना। तो इनका नाम है जो है लोइस ए कोजर। इसने जब संघर्ष का सिद्धांत दिया तो उस समय इसने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के रूप में देखा था, है ना। प्रकार्यवादी अगर हम बात करते हैं दृष्टिकोण के रूप में देखा, और यही प्रकार्यवादी को एक संघर्ष के रूप में जब मेंशन किया तो एक किताब लिखा था इन्होंने, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये किताब कब लिखी गई थी? 1956 में। बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसी सिद्धांत में संघर्ष का प्रकार्यवाद इन्होंने बताया था। इसी किताब के अंतर्गत लेविस कोजर महोदय ने अपने विचारों को स्पष्टीकरण किया था। लोइस, प्रकारवादी से क्या अर्थ है? प्रकार्यवाद से क्या अर्थ है सर? ओ माय गॉड। तो अभी आवाज तो स्पष्ट होनी चाहिए आप लोगों के पास। क्या आवाज मेरी स्पष्ट है? एक बार स्पष्टीकरण करिए हाँ, प्लीज प्लीज। आ रही है। ओके,
देखिए इसके बारे में सर किसी बच्चे ने अभी मुझसे कहा है कि ये प्रकार ये क्या होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को प्रकार के बारे में, अभी उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है सर। तो मैं आप लोग बता दूं कि लुइस कोजर महोदय, मतलब लुइस अल्फ्रेड कोजर महोदय अमेरिकन एसोसिएशन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 66वें जो है अध्यक्ष रहे हैं ये। और इन्होंने बेसिकली जब द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया रहा था, संघर्ष की प्रकारवाद के दृष्टिकोण के रूप में जब देखा, तो इन्होंने संघर्ष बताया और कहा, इसको दो भागों में डिवाइड किया। एक का नाम इसने रखा था संगठनात्मक परिणाम, तो दूसरे का क्या नाम रखा था? विघटनात्मक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब आपने। हाँ, अगर इन्होंने एक का नाम रखा है संगठनात्मक, तो दूसरे का नाम रखा था इन्होंने विघटनात्मक। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप सबको? प्लीज। जी सर। ओके, तो जो संगठनात्मक था, जो संगठनात्मक प्रक्रिया थी। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। आवाज नहीं जा रही मेरी? हेलो, आ रही है ओके, सर, आ रही है। आ रही होगी यार, है ना। जैसे बुलेट बॉक्स की लड़ाई, अच्छा जानते हो बुलेट बॉक्स की लड़ाई क्या होती है? बता सकते हो क्या बुलेट बॉक्स की लड़ाई? नहीं पता सर। ओके, देखो मैं आपको बता दूं, इस कंडीशन में जो बुलेट बॉक्स का यहाँ पे रीजन दर्शाया गया है, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ये एक परिणाम है संगठनात्मक की क्रिया। अगर आप संगठन के आधार पे कर रहे हैं, एक राजनीति की लड़ाई में अगर हम बात आप लोगों से करते हैं, है ना, तो उस प्रक्रिया में, राजनीतिक की प्रक्रिया में बेसिकली संगठन कोई अभी जरूरी नहीं कि राजनीतिक में ही हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई एनजीओ या संस्था में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, बुलेट बॉक्स की लड़ाई, बुलेट बॉक्स बेसिकली एक प्रकार से आप किसी एक लक्ष्य पर विचार विमर्श या आलोचनाएं हो रही हैं, तो उस कंडीशन को कहा गया बुलेट बॉक्स की लड़ाई। और जो ये संगठन का भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है उसमें। और जो विघटनात्मक था वो दो सेनाओं के बीच की लड़ाई थी, दो सेनाओं के बीच की लड़ाई, जैसे इंडिया की सेना हो गई, पाकिस्तान की सेना हो गई, चाइना की सेना हो गई, उनके बीच की लड़ाई की प्रक्रिया में बेसिकली दर्शाया इन्होंने कि यह एक संघर्ष का प्रकार्यवाद है। ठीक है, इस कंडीशन में इन्होंने दर्शाया था। तो जब छोटे छोटे संघर्ष होते हैं तो हिंसा की भावना कम होती है ना। एक विचार इसके अंतर्गत और आता है कि जब छोटे छोटे क्या होंगे, संघर्ष होंगे, है ना, तो हिंसा क्या होंगी, प्लीज, कम होंगे। हिंसा क्या होंगी? कम होंगे, बस। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कोजर महोदय के बारे में। बाकी जो मैंने किताब आपको भी यहाँ पर दर्शाया है, उस किताब को भी आप थोड़ा सा देख ही रहिएगा। लुइस कोजर महोदय की बुक है, पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट रही है परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। ये जो मैंने भी आपको बताया था फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ठीक है, और इनकी और भी किताबें हैं, मैं उसके बारे में एक आध किताब और बता देता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगी। आप वहां से परीक्षा में बाई द अगर आता है तो आप वहां पे जवाब भी दे सकते हो, है ना। मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट कब आई थी प्लीज? 1971। ओके, एक मिनट। बिल्कुल, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट 1971, बिल्कुल, लुइस कोजर महोदय की ये भी किताबें रही हैं, पुस्तक रही है, 1971 के दौर में आई थी, और ये भी चर्चित में रही है काफी ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस में रहा प्रकारवाद को लेकर, वो ज्यादातर बेसिकली फर्स्ट किताब जो मैंने अभी आप सर आवाज नहीं आ रही है।